If you can measure whatever you speak about and can express it in form of the numbers, then you really know something about it. Otherwise, your knowledge is meager or the unsatisfactory kind. बच्चों क्लास 11th के लिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑसिलेशन एंड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो वेव मोशन जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसका ये बेस है, और जेई या नीट दोनों के लिहाज से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से कई बार नीट में और जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस चाहे वो स्प्रिंग मास सिस्टम से हो, सिंपल पेंडुलम से हो, ट्राडिशनल पेंडुलम से लिए गए हों या कंपाउंड पेंडुलम से आए हों, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। या बेसिकली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में अपीयर हुए हैं। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और पहले हम लोग आज स्टडी करने चल रहे हैं कि ये हार्मोनिक मोशन होती क्या है। देखिए, वैसे अगर बात करें तो मोशन को हम लोगों ने वो 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड द ऑसिलेटरी। तो ये जो मोशन है ये बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन है। इसमें पार्टिकल किसी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है, मतलब टू एंड फ्रो, इधर उधर गति करेगा। अगर ऐसी कोई मोशन हो रही हो जिसमें पार्टिकल किसी मीन पोजीशन के अबाउट या किसी मीन एक्सिस के अबाउट इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन करे, तो मोशन क्या होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। केवल यही इतना सफिशिएंट नहीं है सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए, बल्कि 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या बातें हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी एग्जीक्यूट करती है उस बॉडी पर हमेशा एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, जो बॉडी को हमेशा उसकी मीन पोजीशन की तरफ लाने की टेंडेंसी रखता है। और एक चीज, क्योंकि बॉडी में जब भी फोर्स अप्लाई होगा तो बॉडी को एक्सेलरेट करेगा, तो बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आने वाला जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल और अपोजिटली डायरेक्टेड होता है। जैसे देख रहे हो यहाँ पर डायग्राम में, देखो ये मैंने एक पॉइंट दिखाया हुआ है। इस पॉइंट के अबाउट कोई बॉडी पहले राइट साइड में गई, फिर मीन की तरफ आई, फिर लेफ्ट साइड में गई, फिर मीन की तरफ आई। तो अगर बॉडी ऐसा मोशन करे तो ये क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इसमें बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है। और एक चीज, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द एक्सेलरेशन डेवलप्ड इन द बॉडी शुड बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब बॉडी डिस्प्लेस होती है अपनी मेन पोजीशन से, तो वैसे ही बॉडी पर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करने लगता है जो इसको मीन पोजीशन की तरफ लाने की टेंडेंसी रखता है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो लीनियर जो हार्मोनिक मोशन होती है उसके लिए पार्टिकल का किसी भी टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या लिखा देखो गया यहाँ पर, x इक्वल्स a sin ओमेगा t प्लस फाई। कोई पार्टिकल है वो किसी पॉइंट के अबाउट इधर उधर मोशन कर रहा है, तो ये मोशन एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में रिपीट होगी, तो ये मोशन एक पीरियोडिक मोशन भी है, याद रखें। तो इसका जो टाइम पीरियड है मान लो कैपिटल टी है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि नंबर ऑफ द ऑसिलेशंस एग्जीक्यूटेड इन पर यूनिट टाइम, दैट इज सपोज ओमेगा। ओमेगा मींस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हम इस मोशन को ऐसे दे सकते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? x इक्वल्स a sin ओमेगा t प्लस फाई। हियर कैपिटल A इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, स्मॉल t इज दैट इंस्टेंट एट विच वी आर interested to know the displacement of the particle, and phi is the initial phase or the phase constant। अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी को फाइंड करना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? Basically velocity is the differentiation of the position with respect to time, and that comes equal to a omega cos of omega t plus phi। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से बात मालूम चलती है कि पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो उसके डिस्प्लेसमेंट को अगर देखो बढ़ाओ तो डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने से क्या होती है? वो घटती है। जैसे जैसे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में अपने मीन पोजीशन से किसी एक तरफ जा रहा होता है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, वैसे वैसे उसकी स्पीड घटती चली जाती है और एक हाईएस्ट पॉइंट पर घट करके जीरो हो जाती है। पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो वापस लौटते समय फिर से बढ़ती है और मीन पोजीशन पर हाईएस्ट होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मीन पोजीशन पर हाईएस्ट होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल की जो है वो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। प्यारे बच्चों, अगर हम समझें तो
पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन आता है वो क्या मिलता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट कम्स इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव आर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां से देखो जरा ध्यान से, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है ये भी इसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब जब पार्टिकल मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होता है किसी एक तरफ, तो इस पर जो एक्सेलरेटिंग फोर्स एक्सेलरेशन अप्लाई होता है वो मीन पोजीशन की तरफ लगता है। जब पार्टिकल मीन से दूर जाएगा तो एक्सेलरेशन मीन की तरफ लगेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे ही पार्टिकल इससे दूर जाना चाहेगा तो मीन की तरफ लगेगा। यहाँ पर ये भी आप बात समझिए कि पार्टिकल में चूंकि ये एक रिपीटेड मोशन है, एक पीरियोडिक मोशन है, तो इसका अपना एक टाइम पीरियड भी होता है। तो अगर हमें पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम हो तो हम इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इज गिवन बाय t इक्वल्स 2 पाई बाई ओमेगा एंड दैट कम्स इक्वल टू 2 पाई टाइम्स ऑफ द रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ये जनरल फार्मूला है। अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन हो या लीनियर हार्मोनिक मोशन हो, दोनों की बात करें तो आप टाइम पीरियड के लिए इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। चलो बात कर लेते हैं एंगुलर हार्मोनिक मोशन के लिए। तो बेसिकली एंगुलर हार्मोनिक मोशन जो होती है उसमें बॉडी किसी मीन एक्सिस के अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखाती है। मतलब जब कहीं कोई पार्टिकल है वो एंगुलर ऑसिलेशन करे किसी मीन एक्सिस के अबाउट, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एंगुलर हार्मोनिक मोशन। लेकिन यहां पर दो बातें फिर से होल्ड होनी चाहिए। पहली बात क्या, कि पार्टिकल जब भी अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होगा किसी एक तरफ, तो पार्टिकल पर एक टार्क अप्लाई होगा जो इसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर के आएगा। टार्क का मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स। और पार्टिकल पे जब टार्क अप्लाई होगा तो इसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन लेकर के आएगा। वो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, पार्टिकल के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए और अपोजिटली डायरेक्टेड होना चाहिए। Likewise, linear simple harmonic motion, we also can write the displacement, angular velocity and the angular acceleration equations in the same manner. We can write the displacement theta equals theta naught sine of omega t plus phi, and angular velocity theta naught omega into cos of omega t plus phi, and angular acceleration, that is the second derivative of the angular displacement with respect to time, and that is minus theta naught omega square sine of omega t plus phi. Here theta naught is the maximum angular displacement of the particle executing angular harmonic motion. प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मोशन ऑफ ए बॉडी अटैच्ड बाय ए लाइट स्प्रिंग। अगर कोई बॉडी है, m मास की बॉडी है, वो किसी लाइट स्प्रिंग से कनेक्टेड है और ऑसिलेट करने के लिए फ्री है, तो किसी भी टाइम पर ऑसिलेशन के दौरान अगर उसका हम टाइम पीरियड फाइंड करना चाहते हैं, वो टाइम पीरियड डिपेंड करता है पार्टिकल के मास पर और स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट पर। रिलेशन होता है टाइम पीरियड t इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट m बाई k, मास ऑफ द ब्लॉक अपॉन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। फॉर द टू बॉडी प्रॉब्लम, टाइम पीरियड कैन बी डिटरमाइंड कंसीडरिंग द रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। अगर मान लो कि दो पार्टिकल हमारे पास में m1 m2 हैं, तब हमें उनका टाइम पीरियड फाइंड करना है। हार्मोनिक मोशन में तो क्या करेंगे, हम दोनों पार्टिकल का हम लोग निकालेंगे रिड्यूस्ड मास। टू बॉडी प्रॉब्लम में हम लोग हमेशा रिड्यूस्ड मास को कंसीडर करते हैं। अगर दो बॉडी हैं, मास m1 m2 है, तो उनका रिड्यूस्ड मास क्या होगा, तो बेटा रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला होता है m1 into अपॉन m1 प्लस m2, प्रोडक्ट ऑफ द मास अपॉन सम ऑफ द मास, या 1 अपॉन म्यू इक्वल्स 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 प्लस 1 अपॉन m3, ऐसे आप करते चले जाइए। आगे बहुत सारी बातों को समझेंगे। अभी आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।